मिडनाइट वॉल्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस होती हैं। हेलो लिसनर्स, मैं हूं यश और आज हम सुनने वाले हैं एक पुराने गांव की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि हकीकत में घटी एक सच्ची घटना है। चलिए शुरू करते हैं। इस किस्से को हमें भेजा है रमेश चतुर्वेदी जी ने। उनका गांव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। एक छोटा सा गांव पिपरी कला। कहानी जुड़ी है रमेश जी के नाना के बड़े भाई यानी रतन मंडल जी से। समय की बात है करीब 1948 से 1950 के बीच का। रतन मंडल गांव के एक छोटे मोटे वैद्य थे। थोड़ी बहुत झाड़ फूंक भी करते थे। रात को मछली पकड़ना उनका रोज का काम था। उस वक्त गांवों में डॉक्टर मिलना आसान नहीं था। लोग इन्हीं देसी हकीमों के पास जाते थे। उनकी पत्नी यानी रमेश जी की परनानी एक सीधी सादी घरेलू महिला थीं, जैसे आम गांवों में होती हैं। सादा, समझदार, मेहनती। तो रतन मंडल के लिए रात का अंधेरा, खेत खलिहानों का रास्ता, झाड़ियों की सरसराहट, ये सब आम बात थी। एक शाम जब वो बाजार से लौट रहे थे, संध्या की आरती बस होने वाली थी और अंधेरा गांव में उतर चुका था। सड़कें सुनसान थीं। आसमान में सिर्फ आधा चांद टंगा था और तभी उनकी नजर पड़ी। बांस के झुरमुट के ऊपर एक औरत बैठी थी। नहीं, सीधी नहीं, उल्टी बैठी हुई। उसके बाल इतने लंबे थे कि बांस की टहनियों से होते हुए नीचे जमीन तक लटक रहे थे। रतन मंडल नीचे से चलकर जा रहे थे और वो औरत बिना हिले बस टिकी हुई थी। उन्होंने एक सेकंड को रुककर सोचा, इतनी ऊंचाई पर कौन औरत चढ़ेगी, वो भी इस समय। और ये बाल, ये तो किसी इंसान के हो ही नहीं सकते। पर डरने के बजाय उनके मन में एक चालाकी आ गई। उन्होंने सोचा, अगर इसका बाल मेरे हाथ लग जाए तो इसे मैं काबू में ले सकता हूं। पुराने जमाने में ऐसा विश्वास था कि अगर किसी आत्मा, जिन्न या प्रेत का कोई हिस्सा, जैसे बाल, नाखून या खून, किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो आत्मा अपनी ताकत खो देती है। वो वापस अपने गोत्र में नहीं जा सकती और इंसान के अधीन हो जाती है। बस यही सोचकर रतन मंडल ने धीरे धीरे पास जाकर पहले बाएं हाथ से उस बाल को पकड़ा, फिर दाएं हाथ से उसे अपनी कलाई पर लपेटा, जैसे कोई रस्सी कसता है, और फिर एक जोर की खींच। एक झटके में वो औरत जोर से चिल्लाई और सीधे जमीन पर आ गिरी। पूरी हवा जैसे थम गई। जमीन पर गिरते ही वो औरत जो बांस के ऊपर बैठी थी, जोर से चीख उठी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रतन बाबा ने उसके बालों को अपने हाथ में जकड़ रखा था। वो औरत जो इंसान नहीं थी, अब समझ चुकी थी कि उसकी ताकत छिन चुकी है। उसने कांपती आवाज में कहा, रतन मंडल, ये तूने क्या कर डाला? मैंने तुझे क्या बिगाड़ा था? क्या मैंने कभी तेरा रास्ता रोका था, तुझे नुकसान पहुंचाया था? मैं तो बस अपने रास्ते जा रही थी। तूने मुझे देख भी लिया तो तुझे क्या करना चाहिए था? चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए था। मगर तूने मेरा बाल खींच लिया, एकदम जबरदस्ती, और सिर्फ इसलिए कि तू मुझसे अपने मतलब का काम करवा सके। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैं अब अपने लोगों के पास कैसे जाऊंगी? तूने मेरा अस्तित्व ही छीन लिया। अब मैं अपने गोत्र में वापस नहीं जा सकती। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, ये मत कर, मुझे छोड़ दे। लेकिन रतन बाबा नहीं माने। वो बोले, अब तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं। तेरे बाल से ही तुझे बांध कर रखूंगा और जो मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। वो औरत जमीन पर बैठी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। तेरा भी तो परिवार है रतन मंडल।
अगर मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाती तो तू बदला लेता, मैं समझती। मगर तूने मेरे साथ जो किया उसका कोई कारण नहीं था। मैं तुझे शाप दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे परिवार पर ये अभिशाप पड़ेगा, समझ ले। रतन बाबा अब भी नहीं डिगे। उनकी धोती की गांठ में हमेशा एक लोहे की कैंची बंधी रहती थी। गांव में रात को निकलने वाले कई लोग अपने पास लोहे की चीज रखते थे ताकि बुरी आत्माएं पास ना आएं। उन्होंने गमछा खोलकर वो कैंची निकाली और बाएं हाथ में पकड़े उस बाल की लट को एक झटके में काट दिया। जैसे ही बाल कटे, वो औरत, उस पिशाचिनी ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख जैसे आकाश को फाड़ दे। वो जमीन पर लौटने लगी, छाती पीटने लगी। तूने ये क्या कर दिया रतन मंडल? मेरा सर्वनाश कर दिया। मुझे छोड़ दे, सिर्फ अपने बच्चों का सोच ले। लेकिन रतन बाबा ने पीठ भी नहीं मोड़ी। उन्होंने कहा, तू अब मेरे साथ चलेगी, जब जरूरत होगी तुझे बुलाऊंगा। पिशाचिनी जमीन पर घिसटती हुई, रोती हुई उनके पीछे पीछे चली। गांव के रास्ते, काली रात और एक अदृश्य छाया। रतन बाबा के मन में डर बिल्कुल नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो उस पर काबू पा चुके हैं। उन्होंने उस बाल की लट को अपने घर में एक मिट्टी के सुराही में छिपा कर रख दिया। किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली रात, आधी रात को किसी ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और फिर एक जानी पहचानी आवाज, रतन, ओ रतन, मछली पकड़ने चलेगा? बाबा ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अंदर से उन्हें एहसास हुआ वो लौट आई है। रतन मंडल ने उस चुड़ैल के बाल एक मिट्टी के सुराही में रख दिए थे। पत्नी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं। शुरुआत में तो सब ठीक चला, मगर फिर परेशानी बढ़ती गई। रात के तीसरे पहर कोई दरवाजा खटखटाता, कभी आंगन में टिन की छत पर चलने की आवाज आती, कभी कोई फुसफुसाहट। रात दर रात ये सब बढ़ता गया। रतन मंडल समझ गए थे, वो औरत अब भी उनके इर्द गिर्द है। उन्होंने सोचा, अब बहुत हो गया, इसे माफी मांगनी होगी। एक रात वही आवाज फिर आई, रतन, मछली पकड़ने नहीं चलेगा? इस बार उन्होंने जवाब दिया, ठहर, मुझे तुझसे बात करनी है। जब वो बाहर निकले, वो औरत, वो परछाई उनके सामने खड़ी थी। रतन बोले, मैं मानता हूं मैंने गलती की, जो तेरे साथ किया वो गलत था। मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तेरा बाल भी लौटा दूंगा। पर वो औरत बोली, अब माफी से कुछ नहीं होगा रतन मंडल। तूने मेरी आत्मा को मेरे ही समाज से काट दिया। मैं अपने बच्चों का मुंह नहीं देख सकती। अब मैं तुझसे बदला लूंगी। जितनी ताकत बची है उसी से तुझे सजा दूंगी। और वाकई सजा मिलनी शुरू हो गई। रतन मंडल का पहला बेटा जन्म के कुछ ही दिनों बाद बिना किसी बीमारी के मर गया। फिर दूसरा, वही हाल। रतन बाबा ने हर जगह कोशिश की, झाड़ फूंक, पूजा, हकीम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर बार बेटा होता और कुछ हफ्तों में चल बसता। 7 बेटों तक यही होता रहा। तब जाकर उन्होंने फैसला किया, अब वो एक सच्चे संत के पास जाएंगे। एक ऐसे संत जो ना पैसे का लोभ रखते हों, ना किसी तंत्र मंत्र का डर फैलाते हों, बल्कि सच्चे मन से मदद करते हों। कई जगहों से पूछकर, ढूंढकर वो एक ऐसे ही दरवेश के पास पहुंचे। वहीं उन्होंने पहली बार पूरी बात बताई। वो संत बोले, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। तेरे बच्चों की आत्माएं इसका मूल्य चुका रही हैं, मगर उस आत्मा को भी चैन नहीं है। चलो, मैं उसे बुलाता हूं। रात को उस संत ने रुकिया विद्याओं के जरिए उस आत्मा को बुलाया।
वो औरत, वही पिशाचिनी, उसी रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, उसकी आवाज कांपती हुई। संत ने कहा, तूने बदला तो ले लिया, अब इसे माफ कर दे। वो बोली, मैं तो इसे कभी नहीं माफ करती, मगर आपकी इज्जत में मैं इन्हें एक आखिरी शर्त पर इसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरे बाल मुझे लौटाएगा और गांव में 10 हांडी मिठाई, एक काला बकरा और काले जामुन की तरह की मिठाई का भोग चढ़ाएगा। फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। रतन मंडल ने सब कुछ किया, बाल लौटाया, भोग चढ़ाया, और तब से वो औरत दोबारा कभी नहीं आई। इसके बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। वो आज भी जिंदा है, और वही है रमेश चतुर्वेदी जी की दादी। उनकी वजह से ये कहानी हमारे पास आई। प्यारे श्रोताओं, कभी कभी लालच में आकर हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे वंश को भुगतने पड़ते हैं।